हे एवरीवन, मैं वर्तिका और ये जो एनआईएस के नोट्स जो समरी मैं दे रही हूँ DSSB पेडागोजी के लिए, उसमें 501 कोर्स के ब्लॉक 1 की जो फर्स्ट यूनिट है उसका सेकंड पार्ट है। और इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे देख लीजिएगा और उसको देख करके फिर ये देखिएगा, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये यूनिट, ये जो पार्ट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम में, जो वैदिक काल के बाद जो मिडिवल पीरियड आया है, उस टाइम में जो चर्च होता था, चर्च में अंग्रेजी माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से शिक्षा दी जाती थी। जो मंदिर होते थे, जो देशीय मंदिर होते थे, उनमें संस्कृत के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। और जो मदरसे होते थे उसमें पर्शियन यानी कि फारसी और अरबी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। तो ये दोनों तो हमको चीज़ें पता रहती हैं, लेकिन ये मदरसे वाला याद रखिएगा कि इसमें उर्दू नहीं यूज़ होती थी, फारसी और अरबी यूज़ होती थी। ठीक है। भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था। अच्छा, जिनको अभी PDF चाहिए तो वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन वीडियो सुन लीजिएगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो PDF में मैंने लिखा है। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छे से। तो यहाँ पे भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली का आरंभ 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी का मतलब है 1800 से लेकर के 1899 के बीच में, जो अभी हम लोग प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, उसकी शुरुआत उसी टाइम पे ही हो गई थी। ठीक है। शिक्षा की राज्य प्रणाली, स्टेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन की शुरुआत चार्टर्ड एक्ट से हुई थी। अब होता क्या है, मतलब अब ये चीज़ याद रखिएगा कि जो राज्य प्रणाली यानी कि राज्य को हक दिया जाता है कि आप शिक्षा को देखो, तो उसकी जो शुरुआत थी वो चार्टर्ड एक्ट से हो गई थी। तो आपको पता होगा अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया है, तो अंग्रेज करते क्या थे, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट आता था। चार्टर्ड एक्ट हर 20 साल में रिन्यू होता था, जिसमें कुछ ना कुछ काम दिया जाता था, मतलब ब्रिटिश संसद में पास होता था और देन 20 साल में उसको फिर रिन्यू किया जाता था, जो चेंजेस करनी होती थी वो की जाती थी। तो चार्टर्ड एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें लेखा जोखा होता था कि भैया आपको इंडिया में रह के ये काम करना है, और हर 20 साल में उसको रिन्यू कर दिया जाता था। तो 1813 का जब चार्टर्ड एक्ट आया तो उसमें ब्रिटिश संसद में पास होता था ना, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आदेश दिया गया कि अलग से आपको 1 लाख रुपए निर्धारित करने हैं शिक्षा के लिए। कौन सी शिक्षा? भारतीय शिक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो काम इन्होंने शुरुआत की थी, अच्छी की थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा करने वाली नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि कौन सा चार्टर्ड एक्ट था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग से 1 लाख रुपए खर्च करने हैं भारतीय एजुकेशन पे। ठीक है, साहित्य के, और किस चीज़ के लिए खर्च करने हैं? लिटरेचर के प्रमोशन के लिए। जो देसी विद्वान हैं, यहाँ के जो इंडिया के जो विद्वान हैं, उनको इनकरेज करने के लिए, ब्रिटिश क्षेत्रों के वासियों में विज्ञान, साइंस का प्रचार प्रसार करने के लिए ये आपको रुपए खर्च करने हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये, अच्छा, ये एक पॉइंट लिखी थी, वहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था कि फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल अरेंजमेंट वॉज मेड बाई क्वीन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल। तो ये पहली बार ऐसा फाइनेंशियल, वित्तीय रूप से अरेंजमेंट किया गया था वहाँ की महारानी के द्वारा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को रिस्पॉन्सिबल किया गया था कि अब भैया आप शिक्षा देख लो इंडिया में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर आप एनआईएस के नोट PDF बुक पढ़ते भी हैं, तो हिंदी से अगर पढ़ते हैं तो याद रखिएगा हिंदी में कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो मैंने दोनों पढ़ी हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ी हैं, देन मैंने ये जाके PDF बनाई, इसलिए मेहनत काफ़ी लगी है। तो अगर आप खुद भी पढ़ रहे हैं बुक, तो याद रखिएगा इंग्लिश वाली ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाएंगे जो कि हिंदी वाली बुक में, हिंदी वाली जो उनकी ऑफिशियल PDF है उसमें नहीं है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है मैकाले मिनट। इनकी बातें सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, अब गुस्सा क्यों आएगा देखते हैं। मैकाले मिनट, जो मैकाले एक व्यक्ति थे, इनका पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकाले था। तो एक क्वेश्चन यही हो गया कि लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम क्या था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले था। इंडिया में कहाँ आए थे? इंडिया में मद्रास में आए थे। कब आए थे? 10 जून 1834। इंपॉर्टेंट है, कब आए थे? 1834 में आए थे। तो मैकाले का पहले क्या याद रखना है? 1813 का चार्टर्ड एक्ट याद रखना है, देन आपको आ जाना है मैकाले वाला। तो मैकाले वाले का जो डेट है वो है, सन है 1834। क्या बन के आए थे यहाँ पे? ये सर्वोच्च परिषद के मेंबर बन के आए थे, सुप्रीम काउंसिल के मेंबर बन के आए थे इंडिया में। कब आए थे? 10 जून 1834 में आए थे। गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन थे? गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री में आप जानते होंगे कि पहले गवर्नर जनरल रहे हैं, देन वाइसरॉय बन गए थे। तो गवर्नर जनरल वो होता था जो यहाँ पे सब कुछ देखता रखता था, देन संसद में यहाँ के प्रति वहाँ पे उत्तरदायी होता था, कि भारत को रिप्रेजेंट करता था गवर्नर जनरल ब्रिटिश संसद में। ठीक है, यहाँ पे देखने का जो हेड होता था पूरा, गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। मैकाले यहाँ 4 साल तक रहा था और 1838 में इंग्लैंड रिटर्न हुआ था और फिर से अपना राइटिंग करियर शुरू कर दिया था। मतलब ये लिखने उखने का काम करते थे और फिर से शुरू कर दिया था। लेकिन ये जो 4 साल रहे ना, इन्होंने हमारे देश
अभी तक हम लोगों का देश उससे प्रभावित है। जो अंग्रेजी की शिक्षा, जो हम लोग इतना इंग्लिश के पीछे परेशान रहते हैं कि इंग्लिश आ जाए, तो वो इन्हीं की देन है, मैकाले की ही देन रही है। तो याद रखिएगा, फिर से मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। 10 जून 1834 को, है ना, आए थे, एंड 1838 में चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे अंग्रेजी इन्होंने कहा क्या क्या देखते हैं। लॉर्ड मैकाले ने इनको चेयरमैन बनाया गया, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में भी ऐसे ही था, तो ऐसे याद रखिएगा कि ये चेयरमैन बनाया गया। यहाँ जब आए तो चेयरमैन बनाया गया जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, और इन्होंने एक मेमोरेंडम निकाला, एक स्मरण पत्र निकाला 1835 में। तो आए थे 1834 में ज़रूर, लेकिन इन्होंने जो अपना रिपोर्ट सौंपी है, जो मेमोरेंडम निकाला है, वो 1835 में निकाला था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि संस्कृत, अरबी, फारसी को नकार दिया पूरी तरीके से, कहा ये बेकार है, ये सब, ये लैंग्वेज बेकार है, इनका कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने वेस्टर्न साइंस को अंग्रेजी के माध्यम से देने का प्रयत्न किया। अच्छा, एक चीज़ मैं शायद बताना भूल गई, उस बुक में भी नहीं लिखा था, मैंने अपने डीएलएड के टाइम पे ये चीज़ पढ़ा था कि जब 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया ना, तो एक क्वेश्चन ये उठा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि भाई वो शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन कौन सी शिक्षा पे खर्च करें, पाश्चात्य शिक्षा यानी कि इंडियन जो एजुकेशन है, या वेस्टर्न जो एजुकेशन है उस पर खर्च करें। सारा बवाल इसी वजह से स्टार्ट हुआ था कि जब ये सारी दिक्कतें आ रही थी, तभी मैकाले को बुलाया गया कि भैया आप इसका सोल्यूशन निकालो और अच्छे तर्क दो कि हम उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा जो है शिक्षा पे पैसा खर्च करें। तो यहाँ पे ये वही तर्क लेकर के आए, बहुत सॉलिड तर्क लेकर के आए कि इन्होंने, आपको गुस्सा आएगी वैसे, कि इन्होंने जो चीज़ें कही इंडिया के बारे में कि वेस्टर्न साइंस को अंग्रेजी के माध्यम से देने का प्रयत्न किया। यानी कि इन्होंने कहा भैया वेस्टर्न जो लिटरेचर है उसको बढ़ावा दिया जाए, और उसके अलावा इंग्लिश के माध्यम से दिया जाए। अब यहाँ एक पॉइंट दे रखा है कि हमें देसी शिक्षा, इनका प्रभाव इतना भयानक पड़ा कि लगभग 100 वर्ष हमको लग गए देसी शिक्षा पद्धति के बारे में सोचने मात्र तक के लिए, जो कि 1937 में, अभी आगे आप पढ़ोगे भी कि 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा कॉन्फ्रेंस में बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, जाकिर हुसैन कमेटी, आई थिंक वो 2nd यूनिट में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र हुआ था, तो याद रखिएगा 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। अब मैकाले के तर्क कौन कौन से थे, तो मैकाले के तर्क ये रहे थे कि एक अच्छी, इन्होंने एक बात कही थी कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अकेली अलमारी, मतलब उनके यहाँ जो यूरोपियन लाइब्रेरी होती है उसकी एक सिंगल अलमारी के बराबर किनका, हमारे भारत का और अरब का पूरा लिटरेचर है। बताइए, ये बात कहे थे। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि यूरोपीय साहित्य आंतरिक रूप में इन सब में श्रेष्ठ है। उनका कहने का मतलब था यूरोपियन जो लिटरेचर है वो आंतरिक इंट्रिंसिक रूप से भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका यूज़ जो शासक वर्ग होता है, जो उच्च वर्ग के अधिकारी लोग होते हैं, वो इंग्लिश का यूज़ करते हैं। जो अरबी और संस्कृत पर खर्च होता था, अब इन्होंने एक बात ये भी कही थी कि जो भी अगर आप पैसा खर्च भी करोगे ना, वो घाटा होगा, वो बेकार होगा, ये बात कह दी थी इन्होंने। ये तर्क कुछ दिए थे, और वह भ्रांति के समर्थकों को ऊपर उठाने के लिए दिया गया उदार दान होगा। मतलब अगर आप पैसा दे भी देते हो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कह रहे हैं, ये बात अपनी रिपोर्ट में लिखे थे कि अगर आप संस्कृत और अरबी लैंग्वेज पे खर्च भी कर देते हो, तो ये केवल एक प्रकार का दान होगा बस, और कुछ काम का नहीं है। और एक पॉइंट मैंने अलग से पढ़ा था, जो अपने टाइम में पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि जो बुद्धिजीवी होते हैं वो वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, और जो बुद्धिजीवी नहीं है वो इंडियन या फिर ये जो हमारी लैंग्वेज है उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसी सारी बातें, बहुत गलत बातें कही थी। आई थिंक भूगोल को लेकर के भी उन्होंने कुछ कहा था, लेकिन इस बुक में वर्णन नहीं था, तो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, अब आता है मैकाले का फिल्ट्रेशन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी, इन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी दी और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब 1835 में अपना मेमोरेंडम दिया है ना, और उसी मेमोरेंडम में सब चीज़ें रही हैं। उसको विलियम बेंट्रिक जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इंग्लिश को मीडियम बना दिया शिक्षा का। अब ये थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी ये कहती है कि लिमिटेड, क्योंकि अब लिमिटेड संसाधन है भाई, 1 लाख रुपये खर्च करो तो कितनी सारी जनता को आप नहीं शिक्षित कर सकते हो, तो लिमिटेड संसाधनों से शिक्षित करना संभव तो है नहीं। तो हम क्या करें, हम ऐसा वर्ग चुने, ठीक है, ऐसा क्लास चुने जो रक्त से, यानी कि ब्लड से, और देखने में तो इंडियन हो, ठीक है, देखने में तो इंडियन हो और ब्लड से भी इंडियन हो, लेकिन उनका इंटरेस्ट, उनकी बुद्धि, उनका सोचने का तरीका अंग्रेजों वाला हो, यानी कि जो वेस्टर्न से प्रभावित हो। तो ऐसा इन्होंने क्यों चुना था, देखिए मैंने नीचे एक ऐसे डायग्राम टाइप में बनाया है। क्योंकि होगा क्या कि अंग्रेज केवल इनको शिक्षा देंगे और ये एज अ मीडिएटर काम करेंगे
नीचे वाले जो आम जनता है उनके लिए, तो उनके द्वारा छन छन के अपने आप ही वो जो शिक्षा है वो पहुंच जाएगी। इसीलिए इन्होंने ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, यानी कि छन छन के पहुंच जाना, हम बीच वालों को दें, जो मीडिएटर है उनको दें, और धीरे धीरे वो सारे वर्गों में खुद ही पहुंच जाएगी। ये इनकी थ्योरी रही थी। अब यहाँ पे मैकाले वाला पूरा खत्म होता है। देन आते हैं वुड डिस्पैच, बहुत इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आए थे, तो इनके लिए आप डेट याद रखिएगा 1854। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 1813 में क्या था, 1813 में था चार्टर्ड एक्ट। 1834 में आए थे मैकाले, जिन्होंने 1835 में अपना मेमोरेंडम दिया है। एंड 1854 में 1854 में आ गए हैं वुड डिस्पैच। अब वुड डिस्पैच 1853 में, क्योंकि हुआ क्या, 1813 में चार्टर्ड एक्ट चल रहा था ना, हर 20 साल में रिन्यू होता था, तो ये 1853 वाला जब रिन्यू हुआ है, मतलब बीच में हुआ होगा, लेकिन 1853 में जब रिन्यू हुआ है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखते हैं कि शिक्षा की प्रगति में कितना शिक्षा में प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है, उसकी जांच करने की हमको ज़रूरत है। तो चार्टर्ड एक्ट फिर सुधारों के रूप में शिक्षा का चार्टर्ड, जिसे 1854 का वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो यानी कि जो डिस्पैच निकाला गया, वुड ने जो अपना रिपोर्ट निकाली, अपना जो मेमोरेंडम निकाला, उसे क्या बोला गया, एजुकेशन का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो वुड डिस्पैच को बोला जाता है। ये कब आया था, 1854 में आया था। अब ब्रिटिश संसद की ओर शिक्षा नीति के रूप में अपनाई गई जाने वाली यह पहली सरकारी योजना थी। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद में जो शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी के रूप में ऐसा कुछ अपनाए जाने वाली अगर कोई गवर्नमेंट जो घोषणा रही थी, ये पहली गवर्नमेंट घोषणा थी जिसमें हमको शिक्षा के रूप में, शिक्षा नीति के रूप में काम करना था। भारतीयों की शिक्षा का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था इसमें पूरी तरीके से। अभी तक 1 लाख रुपए की बात चल रही थी। वो देखिए मैकाले क्या कर रहे थे, मैकाले पूरी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित जरूर किया था, लेकिन मैकाले का काम ये था कि भैया ये बता दो कि 1 लाख रुपए हम कहाँ खर्च करें। यहाँ ये पूरी शिक्षा पे बात करेंगे। यहाँ पे शिक्षा का जो उद्देश्य था इनके अकॉर्डिंग, इस डिस्पैच के अकॉर्डिंग, कि यूरोपीय कलाओं और जो यूरोपियन आर्ट्स होती हैं, साइंस है, फिलॉसफी है, साहित्य लिटरेचर है, इसको अंग्रेजी के माध्यम से, इंग्लिश के माध्यम से प्रसारण करना। सेम टाइम पे इनमें एक अच्छी बात ये रही थी, सेम टाइम में इन्होंने इंडियन लैंग्वेज को भी इनकरेज किया था, जबकि मैकाले ने इंडियन लैंग्वेज को इनकरेज नहीं किया था। लोक नौकरशाही उत्पत्ति की भी बात कही थी, यानी कि क्रिएशन ऑफ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट की भी बात कही गई थी इनके में। बहुत अच्छा काम भी किया गया था कि प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल खोले गए थे इनके टाइम में। ये सारी चीज़ें रही थी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि पहली बार 5 प्रांत, क्योंकि उस टाइम में राज्यों को प्रोविंसेस बोला जाता था, तो उसमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट के जितने भी, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाले जितने भी प्रांत थे, उनमें नॉर्थ वेस्ट जो प्रांत था उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन खोले गए थे। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कौन से किस डिस्पैच के थ्रू हुआ था, तो वुड डिस्पैच के अंतर्गत हुआ था। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको भी देखने को ये चीज़ मिलेगी कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी वुड डिस्पैच के अंतर्गत ही खोली गई थी। वुड डिस्पैच में ने ये बात कही थी। देन 1857 में पहले 3 विश्वविद्यालय भारत के जो बने थे वो कौन कौन से थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास खोले गए हैं 1857 में। क्लियर, लाइन से याद रखिएगा। 1857 में इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या थी, देखिए कोई भी कमेटी आयोग बनता है उसकी कुछ ना कुछ सुझाव रहे। अब वो सुझाव कौन कौन से थे कि देश भर में श्रेणीकृत विद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क ऑफ ग्रेडेड स्कूल की बात किसने कही थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा सुझाव नहीं दिया गया था, कौन सा सुझाव दिया गया है, विकल्पों में से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेडेड स्कूल का जो नेटवर्क होता है उनका इन्होंने ही रिकमेंडेशन दिया था कि प्रारंभिक स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, देन हाई स्कूल, इंटर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ये सारी बात इन्होंने कही थी। ग्रांट इन एड, सहायक अनुदान प्रणाली की, भाई पैसे स्कूल को चलाने के लिए कुछ अनुदान वगैरह जो पैसे वैसे दिए जाएं। महिला शिक्षा पे काम करना, टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग के लिए भी जो मेडिकल इंजीनियरिंग होती है, लॉ होते हैं, उनके लिए भी अदर इंस्टीट्यूट खोलना। वोकेशनल स्किल का मतलब है व्यावसायिक शिक्षा, जिसको आप जीवन जीने के लिए आप मतलब पैसे वैसे कमाने के लिए भी उसको यूज़ किया जा सके। तो ये सारी बात इनके सुझाव रहते हैं, जिसमें से 2 सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क ऑफ ग्रेडेड स्कूल एंड ग्रांट इन एड। ठीक है,
कमियां क्या रही थी? कमियां ये रही थी कि कुछ रिकमेंडेशन को इनको इग्नोर कर दिया था। भाई ये समिति बनाई जाती है, इन आयोग बनाए जाते हैं, इनका काम होता है सुझाव देना। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट लागू करती है या नहीं करती है। तो इनकी मैक्सिमम रिकमेंडेशन को, अच्छी खासी रिकमेंडेशन को इग्नोर कर दिया गया था। पहले 30 सालों में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो बढ़े, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी को छोड़कर औरों को इनकरेज नहीं किया गया। ये एक कमी रही थी इनके टाइम की, कि जो क्रिश्चियन, ऑब्वियसली अंग्रेजों का टाइम था तो अंग्रेज अपना क्रिश्चियनिटी को ही ज़्यादा बढ़ाएंगे, और जो अदर जो धर्म थे उनको इन्होंने इनकरेज नहीं किया था। जन शिक्षा प्रसार की बात हुई थी, मतलब मास एजुकेशन, ज़्यादा संख्या में लोगों को एजुकेशन दिया जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया था। वर्नाकुलर हाई स्कूल की स्थापना नहीं हुई थी। वर्नाकुलर मतलब जो देसीय होते हैं, क्योंकि आम लोग जो देसी भाषा में सीख सके, उसकी स्थापना नहीं हो पाई थी। यूनिवर्सल लिटरेसी को भी ढंग से प्रमोट नहीं किया गया था। और 1857 को फिर क्या होता है भाई, 1854 में ये आए हैं, 1857 तक थोड़ा बहुत काम हो पाया, 1857 में हो गया है क्या, विद्रोह। ठीक है, अब उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके बाद ही भंग कर दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भंग हो गई तो एजुकेशन को इग्नोर कर दिया गया, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और ये मैंने बना दिया इमोजी। ठीक है, अब आता है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन के बारे में देखते हैं क्या क्या है। 1882 फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 1813 में चार्टर्ड एक्ट, देन 1834 में मैकाले आए हैं जिन्होंने 1835 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 1854 में आ गए हैं वुड डिस्पैच, और 1857 में इन्होंने क्या बनाया था, विश्वविद्यालय बनाए थे, प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो बनाए गए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें हंटर कमीशन 1882 में वुड डिस्पैच की इम्प्लीमेंटेशन की जांच के लिए बना था। तो किस लिए बना था कि वुड डिस्पैच के ने जितने भी सुझाव दिए थे, उनके ऊपर जो काम हुए थे, उनका क्रियान्वयन ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, उनकी जाँच के लिए बना था। विद्यालय शिक्षा को हाई स्कूल में 2 स्ट्रीम में बांटा गया। इनके टाइम में इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसमें हाई स्कूल को, ये सारे सुझाव होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ काम हो भी पाया, कुछ नहीं भी हो पाया। तो उसमें हाई स्कूल को 2 स्ट्रीम में बांट दिया गया था। एक पढ़ने वाले बच्चे जो यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए आगे जाते थे, और दूसरे वो होते थे जिनको भाई अपना जीवन यापन करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन ली जाती थी, कि वोकेशनल एजुकेशन ले लिया, देन अपना कमा रहे हैं। तो इस तरीके से 2 स्ट्रीम में बट गया था। पहली बार जो विद्यालय पाठ्यचर्या थी, करिकुलम जो था, उसको डाइवर्सिफाई किया गया था, विविध रूप देने की कोशिश की गई थी। और सेम टाइम पे वोकेशनल एजुकेशन आरंभ करने का प्रयास किया गया था। अब ये फिर से नाइदर पब्लिक नॉर गवर्नमेंट अप्रिशिएट, लेकिन इनके सुझावों को ना गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया, ना पब्लिक ने अप्रिशिएट किया, और हो गया खेला ख़त्म। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कभी कभी बना देती हूँ नोट्स में, क्योंकि बोर हो जाते हैं कभी लिखते लिखते। तो खैर, यूनिवर्सिटी कमीशन पढ़ते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट आ जाता है। 1902 में कमीशन बना था यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पुनर्गठन के लिए, कि जो यूनिवर्सिटी जो चल रही है, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उनका प्रशासन ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनके लिए सिस्टमैटिक ढंग से सुपरविजन हो रहा है, स्ट्रिक्ट एंड सिस्टमैटिक सुपरविजन ऑफ कॉलेज बाय यूनिवर्सिटी। ये इन्होंने कही थी अपनी बात, कि भाई इस आयोग में कहा गया था कि इनका प्रशासन का पुनर्गठन किया जाए, और जो कॉलेज हैं जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, उनके ऊपर कठोर शर्तें लगाई जाए, उनको सिस्टमैटिक ढंग से, मतलब वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देखा जाए। परीक्षा प्रणाली की, जो यूनिवर्सिटी में परीक्षा प्रणाली होती है, उनकी जांच की जाए, कि उनमें जो चेंजेस होने हैं वो भी किए जाए। तो ये मतलब अगर आता है 1902 आयोग किससे संबंधित है, तो यूनिवर्सिटी से संबंधित है। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन पर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसमें जो माध्यमिक स्कूल थे, मतलब सेकेंडरी स्कूल जो थे, उनको यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में रख दिया गया था। ठीक है, तो सेकेंडरी स्कूल को यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में कब रखा गया है, 1902 की रिकमेंडेशन, 1902 आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर रखा गया। इस बुक में इस बात का वर्णन नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि 1902 के टाइम पे जो हमारे जो वाइस राय थे वो कर्जन जी थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वाइस राय थे इंडिया में। 1904 में फिर अधिनियम बना दिया जाता है, एक एक्ट बना दिया जाता है। तो यूनिवर्सिटी एक्ट कब बना है, यूनिवर्सिटी अधिनियम कब आया है, तो 1904 में आया है। आयोग बना था 1902 में, लेकिन 1904 में अधिनियम आ गया है। इसमें क्या कहा गया था, विद्यालयों को मान्यता विश्वविद्यालय और नियम भी विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। विद्यालयों मतलब माध्यमिक स्कूल की बात की जा रही है यहाँ पे, कि विद्यालयों को कंट्रोल में रख दिया गया विश्वविद्यालय के। ठीक है,
अब आते हैं सैडलर आयोग के बारे में पढ़ते हैं। सैडलर आयोग कब आया है? 1917। अगेन रिवाइज करते हैं 1813 में। अब ये बार बार रिवाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि सेम टाइम पे आपको याद हो जाएगा, इसीलिए कहती हूँ वीडियो भले आप 2x स्पीड पे सुनिए लेकिन सुनिए, ठीक है। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा। 1813 में सबसे पहले चार्टर्ड एक्ट आया है। देन 1834 में मैकाले जी आए हुए हैं जिन्होंने 1835 में दिया था अपना मेमोरेंडम। देन 1854 में वुड डिस्पैच हुआ है। फिर कौन थे? फिर हाँ 1882 में हंटर आ गए हैं। देन 1902 में आपका वो विश्वविद्यालय आयोग आ गया है। 1902 में उसका अधिनियम, 1904 में उसका अधिनियम बना था, ठीक है। अब आते हैं सैडलर आयोग। सैडलर आयोग 1917 में बना है। इंटरमीडिएट कॉलेज की जो अवधारणा, अभी जो 10+2 वाला आपको चीज़ें दिखती हैं वो सैडलर आयोग की ही देन है, ठीक है। जूनियर कॉलेज की अवधारणा दी थी इन्होंने। इनका संबंध किससे है? माध्यमिक शिक्षा सुधार से। तो अगर आता है माध्यमिक शिक्षा सुधार से किसका संबंध है? तो सैडलर आयोग का संबंध है। फिर से मैं बताती हूँ कि माध्यमिक शिक्षा को या विद्यालयों को विश्वविद्यालय के कंट्रोल में किस आयोग के तहत रखा गया था? तो 1902 आयोग के तहत रखा गया था, ठीक है। लेकिन अगर माध्यमिक शिक्षा सुधार से कौन संबंधित है? तो सैडलर आयोग संबंधित है। सुझाव क्या दिया था इन्होंने? सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा का बाइफर्केशन करना, ठीक है, इंटर के बाद हो, ना कि मैट्रिकुलेशन के बाद हो। यानी कि उच्च शिक्षा के लिए जो द्विशाखा होगी उसको जो बाइफर्केट किया जाएगा वो इंटर के बाद होगा, ना कि मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल वगैरह के बाद। ऐसा नहीं होना है, इंटर के बाद किया जाना चाहिए। इन्होंने ये रिकमेंड किया था। इंटर कॉलेज स्थापित हो, इंटर कॉलेज स्थापित हो, उसमें कौन सी स्ट्रीम को इन्होंने कहा था कि आर्ट हो, साइंस हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ये सारे इंटर कॉलेज को लेकर के इन्होंने बहुत जो है अपना सुझाव दिया था। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैडलर आयोग की ही सिफारिश पे जो आज हम लोग देखते हैं ना कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो हमारा चलता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग बोर्ड होते हैं ना, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, तो वो इन्हीं की सिफारिश से शुरुआत हुई थी। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना इन्हीं की सिफारिश पे की गई है। इंटरमीडिएट कक्षाओं को हाई स्कूल के साथ जोड़ा जाए, ये भी इन्होंने कहा था, ठीक है, कि जो इंटरमीडिएट की क्लासेस हैं उनको हाई स्कूल के साथ जोड़ दिया जाए। ये भी सैडलर आयोग की सिफारिश रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है हार्टोग, हाँ ठीक है, हार्टोग आयोग क्या कहा था इन्होंने? हार्टोग आयोग कब आया था? 1929 में आया था। अब 1929 में देश स्थिति की जांच के लिए आया था कि भैया शिक्षा की क्या स्थिति रही है, ये सब देखने के लिए आया था। सुझाव क्या दिया था उन्होंने? सुझाव ये दिया था कि जो व्यवसाय में लगना चाहते हैं उन्हें मिडिल स्कूल के पास विद्यालयों में विविध पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, यानी कई सारे डाइवर्सिफाई जो करिकुलम है वो उपलब्ध हो, जो भी आगे जा कर के पैसा वैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए। टीचिंग ट्रेनिंग के लिए बात की थी, तो बस इतना याद रखिएगा कब आया, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और बस और ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने लिख दिया था 2 पॉइंट कि सिफारिश क्या की थी उन्होंने। सपुरू समिति आई थी 1934 में। अब सपुरू समिति इंपॉर्टेंट है, यूपी वालों तो खासकर पढ़ लीजिएगा कि यूनाइटेड प्रोविंस उस टाइम पे यूपी को यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था, उसमें बेरोजगारी की जांच के लिए बनी थी, ठीक है। अब इन्होंने भी सेम चीज़ कहा था कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम पे जोर दिया था। व्यावसायिक मतलब वोकेशनल जो करिकुलम है उस पर जोर दिया था, क्योंकि वोकेशनल करिकुलम में आपको कई सारी स्किल्स को सिखाया जाता है, देन आप अपने जीवन यापन के लिए पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल लाइन्स वगैरह कई सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें, जिनमें से एक यूनिवर्सिटी डिग्री की ओर ले जाता था। अब ऐसे मतलब ऐसे विविध रूप से उसको तैयार किया जाए, पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए, जिसमें से एक जो है आपको यूनिवर्सिटी डिग्री की तरफ ले जाता हो। इंटरमीडिएट स्टेज को इन्होंने खत्म करने की सिफारिश की थी, तो किसने की थी सिफारिश? सपुरू आयोग ने इंटरमीडिएट स्टेज को खत्म करने की सिफारिश की थी। सेकेंडरी एजुकेशन की अवधि इन्होंने 1 वर्ष बढ़ा दी थी, ठीक है, 1 वर्ष बढ़ा दी जाए, इन्होंने ये बात कही थी। लोअर जो सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक को सेकेंडरी बोलते हैं, लोअर सेकेंडरी स्तर में व्यवसाय शिक्षा शुरू हो जाए। मतलब इन्होंने कहा था कि जो अवर माध्यमिक स्तर होता है उसी में ही वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। डिग्री जो लेवल पे पाठ्यक्रम होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए, जो कि अभी भी चलता है। तो इस तरीके से ये बात सपुरू समिति की सिफारिश भी की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 34 में आया था, उत्तर प्रदेश में आया था, बेरोजगारी की जांच करने के लिए आया था, वोकेशनल करिकुलम से रिलेटेड रहा है। कुछ सिफारिशें, कुछ सुझाव यहाँ पे उनके ये रहे हैं, तो वो याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है अबॉट वुड रिपोर्ट कब आई है? तो 1935 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1935 में प्रस्ताव रखा था, तो 1936 में ये यहाँ पे आ पाए थे। तो अब यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज़ ये है कि 1936 में ये आए ज़रूर हैं, लेकिन अपनी रिपोर्ट दी है 1937। तो आपको अगर डेट याद रखनी, कोई सन याद रखना है, तो 1937 याद रखना है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट, अबॉट वुड ने अपनी रिपोर्ट कब दी है? तो 1937 में दी है। इन्होंने भी वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा समस्या पर सलाह देने के लिए इनको बनाया गया था,
ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये आपको याद रखना है कि अबाउट वुड रिपोर्ट से संबंधित क्या है। तो पॉलिटेक्निक जो आप देखते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्सेज होते हैं, उनकी जो बात है, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक का उदय इन्हीं की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पे हुआ था। बस जाकिर हुसैन समिति, जाकिर हुसैन समिति की अभी 1934 वाली वर्धा कॉन्फ्रेंस की बात हुई थी ना, ये वही है। तो यहाँ पे 2 अक्टूबर 1937 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1937 में। अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1937 में हुई थी। हिंदी में मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी, ठीक है। बात ये कही थी कि बच्चों को 7 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए, वो भी मातृभाषा, मदर लैंग्वेज के जो मदर टंग होती है उसके माध्यम से देना चाहिए, और हस्तशिल्प केंद्रित होना चाहिए, यानी कि हैंडीक्राफ्ट का यूज़ करना चाहिए। यानी कि इन्होंने जो शिक्षा की बात की थी वो आपकी वर्क सेंट्रिक, कार्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन भी कर सके। और 7 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कब कहा था? वर्धा कॉन्फ्रेंस में ही ये बात कही थी। लेकिन अब हुआ क्या, इसमें जो समिति बनाई गई थी वो जाकिर हुसैन समिति थी, ठीक है। अब जाकिर हुसैन समिति का ही दूसरा नाम है वर्धा स्कीम, ठीक है। इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसी का दूसरा नाम है वर्धा स्कीम, या बुनियादी शिक्षा, जिसको इंग्लिश में बेसिक एजुकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिक एजुकेशन स्कीम से संबंधित कौन है? तो जाकिर हुसैन समिति है, ठीक है। इसमें इन्होंने कौन सी सिफारिश कही है? इसमें इन्होंने वर्क सेंट्रिक एजुकेशन, वही जो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हस्तशिल्प आधारित शिक्षा दी जाए, तो कार्य आधारित शिक्षा देने की बात कही कि कुछ सिखाया जाए, उनको कुछ स्किल्स सिखाई जाए। लर्निंग बच्चों के घर, समुदाय और जीवन आधारित, यानी कि लाइफ बेस्ड हो, और कम्युनिटी, आप आसपास की कम्युनिटी से, आप आसपास से घर से सीख रहे हो वो। मैनुअल लेबर, शारीरिक कार्य पर बल दिया जाए, और एजुकेशन इतनी सेल्फ सपोर्टिंग हो कि शिक्षक का वेतन दिया जा सके, मतलब इतना एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि उससे शिक्षक का वेतन तो निकल ही आए। इस फिलॉसफी का स्थान, इस जो फिलॉसफी रही थी, इसका स्थान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया भी गया, जो कि अभी आपको सेकेंड यूनिट में देखने को मिलेगा। सेकेंड या थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे ही, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए हैं, 86 अमेंडमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें, 45 आर्टिकल हो गया, ये सारी चीज़ें सेकेंड यूनिट में है। अब आता है सर्जन रिपोर्ट। तो सर्जन रिपोर्ट ये लास्ट हमारा पेज है। तो सर्जन रिपोर्ट 1944 में आई है। पहली ऐसी व्यापक स्कीम रही थी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम रही थी, जिसमें शिक्षा के सभी पक्षों पे ध्यान दिया गया था। मतलब चाहे वो प्री प्राइमरी हो, या प्राइमरी हो, या हाई स्कूल हो, या यूनिवर्सिटी हो, या टेक्निकल भी, वोकेशनल भी, और प्रोफेशनल भी, मतलब सभी इन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया था। कौन सी ऐसी एकमात्र स्कीम रही थी, रिपोर्ट रही थी? तो सर्जन रिपोर्ट रही थी 1944 में। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जिसको सर्जन रिपोर्ट बोला गया। यानी कि ये एक सलाह समिति बोर्ड रहा था, सलाहकारी बोर्ड रहा था, केंद्रीय सलाहकारी बोर्ड रहा था, जिसने एक रिपोर्ट तैयार की आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जिसको सर्जन रिपोर्ट बोला गया था। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। इसमें इन्होंने 3 से 6 वर्ष बताए थे प्री प्राइमरी एजुकेशन के, 6 से 11 बताए थे जूनियर बेसिक के, और 11 से 14 बताए थे सीनियर बेसिक के, जिसको मिडिल स्कूल भी कहा गया है, ठीक है। और इसमें इन्होंने जूनियर बेसिक और इन दोनों में इन्होंने कहा था कि यूनिवर्सल एंड फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, जो कि वर्धा कॉन्फ्रेंस में भी बात की गई थी। जो वर्धा कॉन्फ्रेंस में सजेस्ट किया गया था ना, वो इन्होंने भी सजेशन दिया था। और मिडिल स्कूल, जैसे 11 से 14 की एज में आ जाते हैं, तो उसमें जो मिडिल स्कूल चलेगा, जिसको सीनियर बेसिक बोलेंगे, उसमें वेराइटी ऑफ कोर्सेज, अगेन वोकेशनल कोर्स की भी बात कही गई थी इसमें, कि वोकेशनल कोर्स को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। हाई स्कूल जो थे, हाई स्कूल 6 साल का कोर्स बताया गया है इसमें। नॉर्मल एज जो एडमिशन की थी वो 11 साल थी। अब ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा कि हाई स्कूल को क्या बताया गया था, 6 साल का कोर्स बताया गया था। नॉर्मल एज जो था एडमिशन का वो 11 साल था। इसमें 2 ब्रांचेस बताई गई थी, 2 तरीके से हो सकता है, एक तो एकेडमिक वाला, एक टेक्निकल वाला। डिग्री 3 साल की बताई गई थी। मदर टंग माध्यम बताया गया था इन ऑल हाई स्कूल्स, सभी हाई स्कूल्स में मदर टंग के माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे आप यूज़ कर सकते हो इंग्लिश, लेकिन हाई स्कूल तक आपको मदर टंग का यूज़ करना है। बस यहाँ पे हो गया सर्जन कमीशन खत्म। एंड देन कुछ फुल फॉर्म है जो कि इस यूनिट में थे, तो उनको पढ़ लेते हैं। यूई का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। MDG का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम डेवलपमेंट
डेवलपमेंट गोल, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का मतलब था कि अगले 15 सालों में हमको शिक्षा को मतलब अच्छे स्तर तक पहुंचाना है, ऐसा कुछ। NAEP नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि कब स्टार्ट हुआ है, 2 अक्टूबर 1978 को स्टार्ट हुआ है। DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब ये आप कमेंट करके बताइएगा कब आया था, ठीक है, कुछ थोड़ा सर्च कर लीजिए आप भी। SSA सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये भी कब आया है। RTE ये भी कब आया है। तीनों आपके वर्क हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कब आए हैं, इनका कब कौन सी सन रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर, ये यूनिट क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको प्राचीन जो भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में जानने को मिलेगा, और इसमें आपको अंग्रेजों के टाइम में जितने आयोग बने हैं वो जानने को मिला। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको कई बार सुनिए, क्योंकि आप होता क्या है, पढ़ने से चीज़ें उतनी नहीं आती जितना आप क्या होता है आप सुनते हो, या फिर कभी कभी मैं कुछ मजाक में चीज़ें कह देती हूँ, तो वो चीज़ें भी आपको स्टोरी फॉर्मेट में याद रहती हैं। बस एक रिक्वेस्ट अगेन करती हूँ कि शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा जो भी DTLSP की तैयारी कर रहे हैं या जिनके लिए भी चैनल हेल्पफुल रहने वाला है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।